चैप्टर 32 समुद्र की गहराइयों के आश्चर्य। 13 अगस्त को हम सुबह जल्दी उठे। अब हमें यात्रा का ऐसा तरीका अपनाना था जो पहले से ज्यादा तेज और कम थकाने वाला हो। 2 खंभों को आपस में जोड़कर मस्तूल बनाया गया, तीसरे खंभे से यार्ड बनाया गया, हमारे कवर से उधार लिया गया एक कंबल एक सहनीय पाल बना। रस्सियों की कोई कमी नहीं थी और सब कुछ अच्छी तरह और मजबूती से बनाया गया था। भोजन, सामान, उपकरण, बंदूकें और आसपास की चट्टानों से काफी मात्रा में ताज़ा पानी, सभी को जहाज पर उचित स्थान मिल गया और 6 बजे प्रोफेसर ने जहाज पर चढ़ने का संकेत दिया। हंस ने अपने जहाज को चलाने के लिए पतवार लगा ली थी। उसने पतवार ली और नाव को खोल दिया, पाल लगाया गया और हम जल्द ही तैरने लगे। बंदरगाह से निकलते समय मेरे चाचा, जो अपनी नई खोजों को नाम देने के बहुत शौकीन थे, इसे एक नाम देना चाहते थे और उन्होंने अन्य नामों के साथ मेरा नाम भी प्रस्तावित किया। लेकिन मेरे पास एक बेहतर नाम है, मैंने कहा, ग्रुबेन। इसे पोर्ट ग्रुबेन कहा जाए, यह नक्शे पर बहुत अच्छा लगेगा। पोर्ट ग्रुबेन, तो फिर इसे रहने दो। और इस तरह मेरी विलेंडाइज की प्रिय स्मृति हमारे साहसिक अभियान के साथ जुड़ गई। हवा उत्तर पश्चिम से आ रही थी। हम तेज गति से उसके साथ आगे बढ़े। घने वातावरण ने बहुत जोर लगाया और हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1 घंटे में मेरे चाचा हमारी प्रगति का अनुमान लगाने में सक्षम हो गए थे। उन्होंने कहा, इस गति से हम 24 घंटे में 30 लीग की दूरी तय कर लेंगे और जल्द ही हम विपरीत तट पर पहुंच जाएंगे। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि आगे जाकर बैठ गया। उत्तरी तट पहले से ही क्षितिज के नीचे डूबने लगा था। पूर्वी और पश्चिमी तट इस तरह फैले हुए थे मानो हमें विदा कह रहे हों। हमारी आंखों के सामने दूर दूर तक एक विशाल समुद्र था। बड़े बादलों की छायाएं उसकी चांदी भूरी सतह पर भारी रूप से छा रही थीं। बिजली की चमकती नीली किरणें यहाँ वहाँ स्प्रे की नाचती बूंदों से परावर्तित होकर हमारे पीछे छोड़े गए ट्रक से प्रकाश की छोटी छोटी किरणें फेंक रही थीं। जल्द ही हम पूरी तरह से भूमि से दूर हो गए। आंखों के लिए कोई वस्तु नहीं बची थी जिसे देखकर हम अनुमान लगा सकें, और अगर नाव का झागदार ट्रक न होता तो मुझे लगता कि हम अभी भी खड़े हैं। लगभग 12 बजे समुद्री शैवालों के विशाल झुंड दिखाई दिए। मैं वनस्पतियों की महान शक्तियों से परिचित था जो इन पौधों की विशेषता है, जो 12,000 फीट की गहराई पर उगते हैं, 400 वायुमंडल के दबाव में खुद को पुनः उत्पन्न करते हैं और कभी कभी जहाज के मार्ग को बाधित करने के लिए पर्याप्त मजबूत अवरोध बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कभी भी ऐसे समुद्री शैवाल नहीं थे जैसे कि हमने लिडेनब्रॉक के समुद्र पर विशाल लहराती रेखाओं में तैरते हुए देखे थे। हमारी नाव 3 या 4,000 फीट लंबी फूसी की पूरी लंबाई को छूती हुई आगे बढ़ रही थी, जो दृष्टि की पहुंच से परे विशाल सांपों की तरह लहरा रही थी। मुझे इन अंतहीन लहरों का पता लगाने में कुछ मनोरंजन मिल रहा था, हमेशा ये सोचते हुए कि मुझे उनके अंत तक पहुंचना चाहिए, और घंटों तक मेरा धैर्य मेरे आश्चर्य से होड़ करता रहा। कौन सी प्राकृतिक शक्ति ने ऐसे पौधों को उत्पन्न किया होगा, तथा पृथ्वी के निर्माण के प्रथम युगों में इसका स्वरूप कैसा रहा होगा, जब ऊष्मा और नमी के प्रभाव में केवल वनस्पति जगत ही इसकी सतह पर विकसित हो रहा था। शाम हो गई और पिछले दिन की तरह मैंने हवा की चमक में कोई बदलाव नहीं देखा। यह एक स्थिर स्थिति थी जिसकी स्थिरता पर भरोसा किया जा सकता था। रात्रि भोजन के बाद मैं मस्तूल के नीचे लेट गया और विचित्र स्वप्नों के बीच सो गया। हंस ने पतवार को मजबूती से पकड़ते हुए बेड़ा चलने दिया, क्योंकि हवा सीधे पीछे की ओर बह रही थी, इसलिए उसे पतवार की जरूरत नहीं थी। पोर्ट ग्रुबेन से हमारे प्रस्थान के बाद से प्रोफेसर लिडेनब्रॉक ने लॉग को मेरी देखभाल में सौंप दिया था। मुझे हर अवलोकन को दर्ज करना था, दिलचस्प घटनाओं की प्रविष्टियां करनी थीं, हवा की दिशा, नौकायन की गति, जिस तरह से हम आगे बढ़े, एक शब्द में हमारी अनोखी यात्रा का हर विवरण। इसलिए मैं यहाँ इन दैनिक नोटों को पुनः प्रस्तुत करूँगा, जो कि, यदि कहें तो, घटनाओं के क्रम के अनुसार लिखे गए हैं, ताकि हमारे सफ़र का सटीक विवरण प्रस्तुत किया जा सके। शुक्रवार 14 अगस्त, हवा स्थिर, उत्तर पश्चिम बेड़ा सीधी रेखा में तेजी से आगे बढ़ता है। तट 30 लीग हवा के विपरीत दिशा में है।
हमारे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रकाश की तीव्रता वही है। मौसम अच्छा है, यानी बादल ऊंचे उड़ रहे हैं, हल्के हैं और विलय की अवस्था में चांदी जैसे सफेद वातावरण में नहाए हुए हैं। तापमान 89 डिग्री फाहर। दोपहर के समय हंस ने एक लाइन के अंत में एक हुक तैयार किया। उसने उसमें मांस का एक छोटा सा टुकड़ा डाला और उसे समुद्र में फेंक दिया। 2 घंटे तक कुछ भी नहीं पकड़ा गया। तो क्या ये पानी निवासियों से रहित है? नहीं, लाइन पर एक खिंचाव है। हंस इसे अंदर खींचता है और एक संघर्षरत मछली को बाहर निकालता है। एक स्टजन, मैंने चिल्लाकर कहा, एक छोटी स्टजन। प्रोफेसर उस प्राणी को ध्यान से देखता है और उसकी राय मेरी राय से भिन्न है। इस मछली का सिर चपटा था, लेकिन आगे की तरफ गोल था और इसके शरीर का अगला हिस्सा हड्डीदार, कोणीय तराजू से ढका हुआ था। इसमें कोई दांत नहीं था, इसके पेक्टोरल पंख बड़े थे और पूंछ नहीं थी। ये जानवर स्टजन के समान ही था, लेकिन कई आवश्यक विशेषताओं में उस मछली से अलग था। एक छोटी सी जांच के बाद मेरे चाचा ने अपनी राय बताई। यह मछली एक विलुप्त परिवार से संबंधित है, जिसके केवल जीवाश्म अवशेष ही डेवोनियन संरचनाओं में पाए जाते हैं। क्या? मैंने चिल्लाकर कहा, क्या हमने आदिम युग के समुद्र के किसी निवासी को जीवित पकड़ लिया है? हाँ, और आप देखेंगे कि इन जीवाश्म मछलियों की किसी भी जीवित प्रजाति से कोई पहचान नहीं है। किसी के पास एक जीवित नमूना होना एक प्रकृतिवादी के लिए एक खुशी की बात है। लेकिन ये किस परिवार का है? ये गैनोइड्स के क्रम का है, सेफास्पिडे के परिवार का है और टेरिच्थिस की एक प्रजाति है। लेकिन यह एक ऐसी विशेषता प्रदर्शित करता है जो भूमिगत जल में रहने वाली सभी मछलियों तक ही सीमित है। यह अंधा है, और न केवल अंधा है, बल्कि वास्तव में इसकी कोई आंख नहीं है। मैंने देखा, इससे ज्यादा निश्चित कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन मान लिया कि यह एक अकेला मामला हो सकता है। हमने फिर से चारा डाला और अपनी लाइन डाली। निश्चित रूप से यह महासागर मछलियों से भरा हुआ है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में हमने बड़ी मात्रा में पेरिच्थियोडेस और साथ ही डिप्टेरिड्स के विलुप्त परिवार से संबंधित अन्य मछलियां पकड़ी। लेकिन मेरे चाचा उनकी प्रजाति नहीं बता पाए, उनमें से किसी में भी दृष्टि के अंग नहीं थे। इस अप्रत्याशित पकड़ ने हमारे भोजन के भंडार को भर दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस समुद्र में केवल वे प्रजातियां हैं जिन्हें हम जीवाश्म अवस्था में जानते हैं, जिनमें मछलियां तथा सरीसृप अपने निर्माण काल से पीछे होने के कारण कम परिपूर्ण तथा कम पूर्ण रूप से संगठित हैं। शायद हम अभी भी उन सौर्यनों में से कुछ से मिल सके जिन्हें विज्ञान ने हड्डी या उपास्थि के एक टुकड़े से फिर से बनाया है। मैंने दूरबीन उठाए और पूरे क्षितिज को स्कैन किया और पाया कि हर जगह रेगिस्तानी समुद्र है। हम तटों से बहुत दूर हैं। मैं हवा में ऊपर की ओर देखता हूँ। अमर कुविया द्वारा बहाल किए गए कुछ अजीब पक्षी इस घने और भारी वातावरण में फिर से अपने पाल चौड़े वैन क्यों नहीं फड़फड़ाते? उनके सहारे के लिए पर्याप्त मछलियां हैं। मैं ऊपर फैली पूरी जगह का निरीक्षण करता हूँ। यह उतना ही रेगिस्तान है जितना कि तट था। फिर भी मेरी कल्पना मुझे जीवाश्म विज्ञान के अद्भुत अनुमानों के बीच ले गई। जागते हुए भी मैं एक सपने में खो गया। मुझे लगा कि मैं पानी की सतह पर तैरते हुए विशाल चेलोनिया, आदम से पहले के कछुए देख सकता हूँ, जो तैरते हुए द्वीपों जैसे दिखते हैं। मंद रोशनी वाले तट पर दुनिया के पहले युगों के विशाल स्तनधारी लेप्टोथीरियम पतला जानवर जो ब्राजील की गुफाओं में पाया जाता है, मेरिकोथीरियम जुगाली करने वाला जानवर जो बर्फ से ढके साइबेरिया के बहाव में पाया जाता है, चल रहे थे। आगे पैचिडमिट्स लोफियोडॉन क्रास्टेड टूथड एक विशाल टापिया अपने शिकार के लिए इनोप्लोथीरियम निहत्थे जानवर के साथ विवाद करने के लिए चट्टानों के पीछे छिप जाता है। एक अजीब प्राणी जो घोड़े, गैंडे, ऊंट और दरियाई घोड़े का मिश्रण लगता है, जैसे कि दुनिया के पहले घंटों में समय के दबाव में निर्माता ने कई जानवरों को एक में इकट्ठा कर दिया हो। विशालकाय मेस्टोडोंट निप्पल दांतेदार अपनी सूंड को मोड़ता और खोलता है और अपने विशाल दांतों से चट्टानों के टुकड़ों को पीटता और घिसता है जो किनारे को ढांकते हैं, जबकि मेगाथेरियम विशाल जानवर अपने विशाल पिछले पंजों पर टिका हुआ मिट्टी में खोदता है, अपनी जबरदस्त दहाड़ से ग्रेनाइट चट्टानों की मधुर गूंज को जगाता है।
ऊपर प्रोटोपिथेका दुनिया में दिखाई देने वाला पहला बंदर खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रहा है। इससे भी ऊपर टेरोडेक्टाइल पंख उंगलियों वाला भारी हवा में अनियमित जिगजैग में इधर उधर उड़ता है। हवा के सबसे ऊपरी क्षेत्रों में विशाल पक्षी कैसोवरी से अधिक शक्तिशाली और शुतुरमुर्ग से भी बड़े अपने पंखों की विशाल चौड़ाई फैलाते हैं और अपने सिर से आकाश को घेरने वाली ग्रेनाइट की तिजोरी पर हमला करते हैं। ये सारा जीवाश्म जगत मेरी सजीव कल्पना में फिर से जीवित हो उठता है। मैं सृष्टि के बाइबल के युगों में लौटता हूँ, मनुष्य के जन्म से बहुत पहले, जब अधूरी धरती उसके लिए अभी पर्याप्त नहीं थी। फिर मेरा सपना जीवित प्राणियों के निर्माण से पहले के युगों में और भी पीछे चला गया। स्तनधारी गायब हो जाते हैं, फिर पक्षी गायब हो जाते हैं, फिर द्वितीयक काल के सरीसृप और अंत में मछलियां, क्रस्टेशियन, मोलस्क और मुखर प्राणी। फिर संक्रमण काल के ज़ोफाइट्स भी वापस लौट जाते हैं। मैं दुनिया में एकमात्र जीवित चीज हूँ। सारा जीवन सिर्फ मेरे धड़कते दिल में केंद्रित है। अब कोई मौसम नहीं है, जलवायु नहीं है, पृथ्वी की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और सूरज की गर्मी को बेअसर कर रही है। वनस्पति तेज हो जाती है। मैं पेड़ों के बीच छाया की तरह फिसलता हूँ, अस्थिर पैरों से रंगीन मार्ल और रंगीन मिट्टी को रौंदता हूँ। मैं विशाल शंकुधारी पेड़ों के तनों के सहारे झुकता हूँ। मैं 100 फुट ऊंचे स्फेनोफिला, वेज लीव्ड, एस्टेरोफिला, स्टार लीव्ड और लाइकोपोड्स की छाया में लेटा हूँ। युगों की तुलना में दिन अधिक नहीं लगते। मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रतिगामी क्रम में स्थलीय परिवर्तनों की लंबी श्रृंखला से गुजर रहा हूँ। पौधे गायब हो जाते हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें नर्म हो जाती हैं, तीव्र गर्मी ठोस पिंडों को गाढ़े तरल पदार्थों में बदल देती है, पानी फिर से धरती के चेहरे को ढक लेता है, वे उबल जाते हैं, भाप के भंवर में ऊपर उठते हैं, सफ़ेद और भयावह कोहरा धरती के बदलते रूपों को लपेटता है, जो अगोचर डिग्री से एक गैसीय पिंड में घुल जाता है, जो आग की तरह लाल और सफ़ेद चमकता है, सूरज जितना बड़ा और चमकीला। और मैं खुद इस अस्पष्ट द्रव्यमान के बीच में जंगली मनमौजीपन के साथ तैर रहा हूँ, जो पृथ्वी के आयतन से 14 लाख गुना बड़ा है, जिसमें यह एक दिन संघनित हो जाएगा और ग्रहों के पिंडों के बीच आगे बढ़ जाएगा। मेरा शरीर अब दृढ़ और स्थलीय नहीं है, यह अपने घटक परमाणुओं में विलीन हो गया है, सूक्ष्मीकृत, अस्थिर हो गया है। अकल्पनीय वाष्प में उदात्त मैं वाष्पशील धुंध के उन विशाल गोलाकार खंडों के अंतहीन भोजन में घुल मिल जाता हूँ और खो जाता हूँ, जो अनंत अंतरिक्ष में अपनी ज्वलंत कक्षाओं पर घूमते हैं। लेकिन क्या यह एक सपना नहीं है? यह मुझे कहाँ ले जा रहा है? मेरे ज्वरग्रस्त हाथ ने कागज पर इसके विचित्र और अद्भुत विवरणों को लिखने का व्यर्थ प्रयास किया है। मैं अपने आसपास की हर चीज भूल गया हूँ। प्रोफेसर, गाइड, बेड़ा सब मेरी समझ से बाहर हो गए हैं। एक भ्रम ने मुझे जकड़ लिया है। क्या बात है? मेरे चाचा ने बीच में पूछा। मेरी घूरती आंखें खाली उस पर टिकी हुई हैं। ध्यान रखना, एक्सल, नहीं तो तुम जहाज से गिर जाओगे। उस समय मुझे लगा कि हंस का मांसल हाथ मुझे जोर से पकड़ रहा है। लेकिन अगर वह मेरे सपनों में बह न जाता तो मैं खुद को समुद्र में फेंक देती। क्या वह पागल है? प्रोफेसर चिल्लाया। ये सब क्या है? अंततः मैं चिल्लाया और अपने आप में लौट आया। क्या तुम बीमार महसूस करते हो? मेरे चाचा ने पूछा। नहीं, लेकिन मुझे एक अजीब सा भ्रम हुआ था, अब वह खत्म हो गया है। क्या सब ठीक चल रहा है? हाँ, हवा अनुकूल है और समुद्र भी अच्छा है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अगर मैं अपनी गन्ना में बाहर नहीं हूँ तो हम जल्द ही उतर जाएंगे। ये शब्द सुनकर मैं उठा और क्षितिज की ओर देखने लगा। चारों ओर केवल बादल ही बादल थे।